इंडिया नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर का जो एक बड़ा बुक आया है, द रेजीम चेंज, यूएस की इंपीरियल ट्रम्प प्रेसिडेंसी को लेके, उसमें भारत के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसमें प्रधानमंत्री का लोहा मानते हुए बातें हैं जो ट्रंप के मुंह से निकली जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट के सामने। उसके अंदर, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स का आपको पता है कितने सोर्सेस घुसे हुए हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, वो ओरिजिनल वर्जन। और न्यूयॉर्क टाइम्स भारत के विरोध में लिखने के लिए जाना जाता है, भारत के अगेंस्ट एजेंडा चलाने के लिए जाता है। और वो सोर्स जब तारीफ कर रहा हो कुछ इश्यूज पे या रियलिटी दिखा रहा हो कुछ इश्यूज पे, तो वो कितना वाइटल हो जाता है। अच्छा, बेस्ट बात क्या है, भारत में किसी मीडिया ने उस बुक के ऊपर फोकस नहीं किया, किसी मीडिया ने उस बुक के ऊपर अटेंशन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अनवॉर्निश्ड ट्रुथ भारत का मीडिया बर्दाश्त नहीं करता। तो ये खोज के निकाला किसने, ये स्टडी किसने किया, ये किसने अपने ट्विटर पे डाला, और उसके बाद ये कॉन्वर्सेशन पूरी शुरू होगी, वो नन अदर देन द फेमस नवरूप सिंह जी हैं, जो जाने जाते हैं डीप रिसर्च करके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए, अपनी लीगल एजुकेशन को बहुत अपने पैशन के साथ जोड़ के इस किताब में कई बातें ऐसी निकली हैं जो मुझे लगता है फ्यूचर स्टडी के लिए, किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने भी डील की और किस तरह यूएस ईरान वॉर भी हुई और किस तरह ट्रंप प्रेसिडेंसी भी चल रही है, जिसका असर ट्रेड, टैरिफ हर जगह पड़ता है, वो के लिए बहुत जरूरी है। सो थैंक यू नवरूप फॉर स्टडिंग इट, टेकिंग इट आउट, पोस्टिंग इट ऑन योर ट्विटर। लोग जाके ट्विटर पे वो एक्सर्ट्स भी देख सकते हैं। एंड फॉर नाउ डिस्कसिंग, मैं स्टार्ट करना चाहता हूं आपके ट्वीट के साथ जो आपने डाला कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने सजेस्ट किया कि इंडियन ट्रूप्स यूक्रेन में डिप्लॉय हो जाएं पीस कीपिंग मिशन के लिए, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने खारिज कर दिया और कहा कि मोदी मुझे बहुत पसंद करता है, पर ये इंडियंस पैसे नहीं खर्चते, ये कोई खर्चा नहीं करेंगे, ये कोई अपनी जान का रिस्क नहीं लेंगे। तो भाई साहब प्लीज बताइए कि ये चल क्या रहा है माजरा और इंडियन मीडिया क्यों कवर नहीं कर रही? देखो, ये किताब है रिजीम चेंज, जो एक बहुत फेमस न्यूयॉर्क टाइम्स के जो ऑथर है मैगी हेबरमैन एंड जोनाथन स्वैन के द्वारा लिखी हुई है। ये कल यानी 23 तारीख को रिलीज हुई है। इट्स बीन हार्डली बीन 24 आवर्स नाउ, ठीक है। एंड फॉर्चुनेटली सिंस आई फॉलो द जियो पोलिटिकल बीट, तो मैंने कहा बिकॉज इसको पढ़ना चाहिए। एंड कारण ये है कि इन लोगों के हाथ में ट्रंप व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम के लॉग्स, ऑडियो टेप्स, सिचुएशन रूम की कॉन्वर्सेशंस, अंदर की व्हाइट हाउस की, ओवल ऑफिस की, ये सारा इनके इंफॉर्मेशन इनके हाथ में लगी, जहाँ पे इन्होंने पूरी कॉन्वर्सेशंस बिटवीन वेरियस सेक्रेटरीज एंड द प्रेसिडेंट को पूरा इवेंट बाय इवेंट, इशू बाय इशू पीस डाउन किया हुआ है। इफ समवन इस करण हैज टू अंडरस्टैंड, किसी को समझना है कि ट्रंप व्हाइट हाउस की साइकोलॉजी कैसे और वो कैसे काम कर रहा है पिछले 1.5 साल से, एंड हाउ डोनाल्ड ट्रंप्स माइंड फंक्शंस, दिस इज द बुक व्हिच वेयर वन नीड्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इस बुक में सबसे पहला जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और जिसको जो कल बहुत बड़ा ब्लो अप भी इशू हुआ, बिकॉज आई वाज द फर्स्ट वन इन द मॉर्निंग, रात को ये बुक रिलीज हुई तो बाय द मॉर्निंग आई वाज रीडिंग इट, सो आई स्टार्टेड पोस्टिंग स्निपेट्स। यहाँ पे जब केलॉग्स के द्वारा और बाकी एक पूरा का पूरा मीटिंग होती है ओवल ऑफिस के अंदर, जहाँ पे रूबियो भी बैठे हैं, जहाँ पे जेडी वैंस भी बैठा है, वहाँ पे यूक्रेन और रशिया के बारे में बातचीत चल रही थी। तो वहाँ पे उन्होंने बोला गया कि कि अगर हम सीज फायर करते हैं, वी शुड गो फॉर अ पीस, हैव पीस कीपिंग फोर्सेज इन देयर। तो वहां पे उपराष्ट्रपति जेडी वांस का बहुत अच्छा क्लिप था कि वांस ने बोला कि हम क्या हम इंडिया और सऊदी अरेबिया के ट्रूप्स को ना भेजते पीस कीपिंग फोर्स के लिए, ठीक है। यूक्रेन में न्यूट्रल कंट्रीज है, नेटो ट्रूप्स है नहीं, बिकॉज ये रशिया नेटो ट्रूप्स मानेगा नहीं, तो ये न्यूट्रल कंट्रीज है तो मैं भी ले लेंगे। उसमें राष्ट्रपति ट्रंप बोलते हैं द इंडियंस वोंट डू दैट, ठीक है, they won't pay for something like that. PM Modi, Prime Minister Modi really liked him, that means liked him मतलब President Trump, ठीक है, and wanted to visit, क्योंकि ये जनवरी 2025 की बात है, फरवरी में 2025 में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार सेकेंड टर्म में उनसे मिलने गए थे, ठीक है। बट इंडियंस डोंट एवर पे फॉर एनीथिंग,
तो ये सार्कास्टिक टोन में ना वो आगे चलेगा फिर, ठीक है, as usual what Trump does, ठीक है. Trump said he was fine with the British and the French putting up their own soldiers in Ukraine, but he didn't want other countries as long as this does not involve America. Now इसमें दो बड़ी हास्यात्मक बातें हैं. पहला, वांस कहता है सऊदी अरेबिया के ट्रूप्स, पहले वांस से पूछो कि सऊदी अरेबिया के अपने ट्रूप्स है क्या, ठीक है. मतलब जियोपॉलिटिकल नॉलेज कोई भी जानता है, सऊदी अरेबिया के अपने ट्रूप्स नहीं है. 25,000 उन्होंने पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को यमन पे सुरक्षा के लिए लगा रखा. उनके अपने ट्रूप्स कहाँ है, लिमिटेड है यार, ठीक है. आबादी भी नहीं है और ट्रूप्स भी नहीं है. आबादी भी नहीं है, ट्रूप्स भी नहीं है. फिर इंडिया के ट्रूप्स के बारे में बोलना, मतलब इंडिया ऑफ ऑल द कंट्रीज विल वांट टू सेंड इट्स पीस कीपिंग फोर्स इन यूक्रेन, ठीक है, अनलेस वो यूएन मैंडेटेड पीस कीपिंग फोर्स होगी तो बात अलग होगी. लेकिन as a part of a ceasefire agreement between NATO and Russia, इंडियन ट्रूप्स थोड़ी घुसना चाहेंगे. मतलब ये तो पता है आपको कि ऐसी ज्योग्राफी है जहां पे आए दिन हमले होंगे, आए दिन तमाशा होगा, वहां पे अपना आपको घुसा के मारने वाली बात है. एंड देन वांस का ये सजेस्ट करना और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि देखो मोदी जी तो मेरे अच्छे मित्र हैं, वो तो आने वाले बहुत जल्दी मुझसे मिलने के लिए, बट इंडियन इसके लिए पे नहीं करेंगे. पहली बात तो हम क्यों पे करें भाई, व्हाई शुड वी पे फॉर इट. तो ये एक साइकोलॉजी बताता है कि व्हाइट हाउस में जहां पर उपराष्ट्रपति जेडी वांस वर व्यूइंग इंडिया एज अ कंट्री विच कुड बी लीवर्ड टू पुट देयर ट्रूप्स. But इसके आगे the book is also talks about India at 2 other places, which is about tariffs. जब लिबरेशन डे पे जब ये टैरिफ्स लग रहे थे तो वहां पे इन्होंने एक्चुअली लिखा, ठीक है, he actually said. वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मैं 1 सेकंड आपको पॉज करना चाहूंगा. टैरिफ को मैं सेपरेटली लेना चाहूंगा. पहले मैं एक बारी ट्रंप और मोदी के ऊपर जो ये पूरा सिचुएशन है बताता हूँ. एक जर्नलिस्ट, मैं चैनल भूल गया, जो ट्रंप से पूछ रही थी आप कौन से वर्ल्ड लीडर को रिस्पेक्ट करते हैं. जी का नाम शायद जर्नलिस्ट ने खुद ही दे दिया, जी जिनपिंग है. दूसरा नाम जब बोला तो वो 2-3 बारी बोल चुके हैं, एब्सोल्यूट किलर, प्रधानमंत्री मोदी एब्सोल्यूट किलर. इसका मतलब है कि यूएस अपने इंटरेस्ट में और ट्रंप के दिमाग में जो आता है वो तो करता ही करता है. बट जो एक राइवल के लिए भी ग्रजिंग एडमिनिस्ट्रेशन बोल दें, अगर हम अंग्रेजी का शब्द यूज करें, तो वो बार बार प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये तो बोलता है भाई एब्सोल्यूट किलर. जाए यूएस ने इतनी बड़ी रिजीम चेंज की कोशिश कर ली, फेल हो रही है. चाहे वेस्ट बंगाल चुनाव बीजेपी किस तरह जीती जबकि कितना यूएस का इंटरेस्ट था वेस्ट बंगाल में, चाहे बांग्लादेश में किस तरह भारत ने सिचुएशन थोड़ी काबू में करी, या जो भी अलग अलग, या टैरिफ पे जिस तरह हुई, तो वो बार बार ये बोल रहा है. तो व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इनसाइड द मेस दैट इज कॉल्ड ट्रम्प्स माइंड, के वो मोदी जी को मान भी रहा है कि बहुत डिफिकल्ट लीडर है और साथ साथ उसके दिमाग में ये भी है कि मुझे हर देश से स्क्वीज आउट करना है. हाउ डू यू सी दिस इंटरप्ले हैपनिंग? सी ट्रम्प की स्ट्रैटेजी ये है, ही फ्लैटर्स यू. जो मैंने पढ़ा है किताब में भी, ही स्टार्ट्स फ्लैटरिंग. कोई भी नेता आता है, कोई भी फर्स्ट लेडी आती है, वो यू लुक सो ब्यूटीफुल, ही लुक सो ब्यूटीफुल. उसने मोदी जी को भी G7 में ही बोला, ही लुक सो चार्मिंग, ही लुक सो ब्यूटीफुल, ठीक है, राइट. तो वो उसकी स्ट्रैटेजी है. फर्स्ट ही विल ट्राई टू डिसआर्म यू बाय हिज चार्म एंड फ्लैटरी, and then he will hit you to extract the concession out of you. This is his classic Trump policy जो ये फॉलो करता आता है, ठीक है. लेकिन उसका बार बार ये करना कि कहना कि I like 2 people who are very strong because these are 2 countries, दो, क्योंकि इंडिया और चाइना, जो शी जिनपिंग का बोला, खैर चाइना का तो एक क्वेश्चन अलग है, लेकिन इंडिया के बारे में उसने बोला because ultimately India has been one of the very tough negotiators when it comes to trade deals and defense deals. हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी जो इंट्रेंस सिस्टम है, वो साल, 1.5 साल, 2 साल, कई जगह तो 5-5, 6-6 साल लगाता है डील्स नेगोशिएट करने में, और फिर जाके हम लोग क्लिंच करते हैं. एंड ये ट्रेड का जो मसौदा है, जो कोई भी डील जो यूएस के साथ चलती रहती है, इसको भी नेगोशिएट करने में 2 से 2.5 साल लगे और फिर अल्टीमेटली हम किसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं अप्रोक्सीमेटली. तो ये ट्रम्प की एक साइकोलॉजी है, टू मेक श्योर दैट यू ट्राई टू फ्लैटर,
but he recognizes that Prime Minister Modi comes from a country of 1.5 billion people. He commands that authority, he commands that weight, and moreover he sees him as a tough negotiator जो negotiate करता है अपने देश के लिए, और चाहे उसके लिए लंबा चौड़ा घमासान क्यों ना करना पड़े, राष्ट्रपति ने बैक एंड फोर्थ कि ये क्लॉज नहीं पसंद, ये डील नहीं पसंद, ये सब चीजें. सो दैट इज ट्रम्प्स थिंकिंग. और वो थिंकिंग जो है ना, इस बुक में बहुत इतनी क्लियरली दिखती है. जब लिबरेशन डे से पहले जब बातचीत हो रही थी, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो लटनिक, जो हार्वर्ड लटनिक है इनके, ठीक है, वो उनके साथ और इनके अमेरिकन सीईओ के साथ मीटिंग चल रही थी व्हाइट हाउस में. तो हार्वर्ड लटनिक पूछते हैं कि व्हाट डू वी नीड टू डू टू कमिट बिल्डिंग न्यू फैक्ट्रीज इन यूनाइटेड स्टेट्स. हमें क्या करना चाहिए यूएस में फैक्ट्री बनाने के लिए. तो वहां पे राष्ट्रपति ट्रंप बोलते हैं, those who won't build here are going to have massive tariffs pay, not 20%, like 100%. We are treated so unfairly. China tariffs us over 100 to 150 to 200%. India tariffs us 175%. So that psychology. Then in the next tweet, he say, in the next say, he actually talks to the USTR से, वो पूछता है, tell me the numbers on India's tariffs. तो वो कुछ फॉर्मूला सा कैलकुलेट करता है. USTR का जो बंदा है वो बाय द वे इस टाइम पे दिल्ली में है. टाइमिंग बहुत अच्छी है कि जब ये रेवलेशन सामने आ रही है, तो USTR का जो डेलीगेशन है वो इंडिया में बैठ के ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहा है. तो USTR के नंबर को बोलता कि तुम जो मुझे इंडिया के बारे में नंबर दे, दैट इज बुलशिट, मैं नहीं मानता इसको. ठीक है, he went to that extent, मुझे सही नंबर ला के दो. लिबरेशन डे पे अगर आपको याद होगा, लास्ट अप्रैल 2 को इससे टैरिफ लगाए थे. रिमेंबर जब मार्केट्स कोलैप्स करी थी, पूरे वर्ल्ड में तमाशा शुरू हुआ था, वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू वर्ल्ड नाउ. उस पे अल्टीमेटली बिहाइंड द सीन्स ही सेड कि वो पूरा जो कैलकुलेशन था, जबकि इसको लटनिक ने और इसको बेसेंट ने बोला कि सर जो आप करने जा रहे हो, मार्केट इसमें बहुत एडवर्सली रिएक्ट करेगी, ये मत करिए. ठीक है, ही वेंट अहेड एंड डिड इट. और पीटर नवारो की कैलकुलेशन के बेस पे, जो उसका एडवाइजर है, उसके बेस पे इसने ये पूरा का पूरा टैरिफ लॉन्च, ट्रेड वॉर लॉन्च किया 2 अप्रैल को. And to the book notes, a few days later, he was telling his aides inside the White House, I can't say those colorful expletives which were using for, that Peter Navarro's numbers are, worth. I don't want to say those words. Literally, उसने मुझे बोला, that, he literally said, nonsense. कि उसकी क्या, you got me trapped. पर नवरूप, अब जो सिचुएशन है, मैं थोड़ा उस पर आना चाहता हूँ बुक से आगे बढ़ के हुए. एक ईरान वॉर को लेके और दूसरी भारत की यूएस के साथ ट्रेड डील को लेके जो बहुत देर से नेगोशिएट हो जा रही है. पहले ईरान पे आते हैं. ईरान पे अब ये सीज हुआ है या ये फायर चलता जा रहा है? ये सीज फायर, मुझे लगता है दोनों वर्ड्स ना अलग अलग कर रहे हैं. 2 दिन के लिए सीज, 3 दिन के लिए फायर. तो वो एक वर्ड नहीं है इनके लिए, 2 वर्ड है. अब इसके अंदर, हाँ जी, सॉरी, बोलिए बोलो कंप्लीट करो. अब इसके अंदर एक तो इजराइल का रोल है, दूसरी तरफ यूएस का रोल है, तीसरी तरफ ईरान का रोल है. उसको आप प्लीज कवर कीजिएगा. तो मैं आपको बार बार इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा, बट मैं साथ ही साथ ये जोड़ना चाह रहा हूँ, पहले इसको एड्रेस कीजिएगा. जो अब ये कहा जा रहा है, ईरान इनवाइट करता है पीएम मोदी को आयतोल्ला खमानी स्टेट फ्यूनरल अटेंड करने के लिए. अब शुरू में तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी और कुछ लोगों ने कहा भारत ने मिसस्टेप भी लिया है कि जब आयतोल्ला खमेनी की डेथ हुई, असैसिनेशन हुई, वॉर स्ट्राइक हुई, जो भी भाषा आप यूज करना चाहते हैं, और भारत ने शुरू में कंडोलेंसेस भी बहुत तेजी से नहीं दिए थे. तो अब ये इनवाइट कर रहा है. आपके हिसाब से क्या इनवाइट इज अ टेस्ट बाय ईरान, अ ट्रैप बाय ईरान? क्या प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे या अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे? रिप्रेजेंटेटिव किस क्वालिटी का भेजते हैं, किस कैटेगरी का भेजते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है होगा? तो जरा ये, क्योंकि आई डोंट थिंक सो वो जाएंगे अनलेस यू थिंक डिफरेंटली, तो वो जरा आप प्लीज बताइए. और फिर चल क्या रहा है यूएस ईरान पे, वो करेंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं. करेक्ट, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को खमैनी के फ्यूनरल पे बुलाया है.
ऑफिशियल फ्यूनरल जो एक स्टेट फ्यूनरल जो देने वाले हैं, कायदे से on a not on individual point of view but the government perspective, India should now go and represent over there officially, because one, the Iran war is over, okay? Two, Hormuz is opening up, and three, when US और Emirates जब खुद से ईरान के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, सैंक्शन हटा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो इट मेक्स हम ईरान से ऑयल इंपोर्ट करने वाले हैं, अब शुरू होने वाला है ऑयल इंपोर्ट. So it makes no sense to to now stay away from it, ठीक है. But मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है. I believe he will most likely, मेरी सेंस जो मुझे बताती है, वो MEA जयशंकर को भेजेंगे यहाँ पे, which is a decent enough, like the foreign minister of India will be present in Tehran for giving the condolences. That is good enough. That is equal to the union cabinet and the minister being Indian foreign ministry being represented. और डायरेक्टली ये नहीं जाएंगे. और ये बताता है कि सिचुएशन थोड़ी सी बहुत इस कारण पिछले 2 हफ्ते 10 दिन में काफी बदल गई है. और जैसे आपने बोला, ये क्या चल रहा है, सीज एंड फायर. रशिया की एक बहुत बड़ी कहावत है, रशिया और यूक्रेन में जब युद्ध होता था तो रशिया कहता था यू सीज आई फायर, ठीक है. ठीक है, राइट. तो एग्जैक्टली रशिया के सीज फायर्स पे हम ऐसे यूज करते थे, यू सीज आई फायर, यू सीज आई फायर, ठीक है. तो अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको जब हमने पिछली बार डिस्कस किया था, लेबनान का किस्सा चल रहा था, बट देन MOU साइन होता है. MOU में बहुत सारे क्लॉजेस साइन हो जाते हैं, जिसमें आता है कि $30 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन फंड होगा जो कतर के द्वारा स्पॉन्सर होगा, जिसमें US कॉर्पोरेशन भी पार्टिसिपेट करेंगी. व्हाइट हाउस ने बोल दिया है, तैयार हो जाओ, ठीक है. ईरान के ऑयल सैंक्शन रिमूव कर दिए गए और उनको कहा गया है कि आप जो है ऑयल $US में बेच सकते हो, आपको हम बैंकिंग, शिपिंग, लॉजिस्टिक फैसिलिटी सारी स्विफ्ट सिस्टम की प्रोवाइड करेंगे, US ने बोला है. Iran has already contacted South Korea, Japan and India for large scale oil shipment. ईरान के टैंकर्स भर के खार्ग आइलैंड से अब निकलने शुरू हो गए, ठीक है. US नेवल ब्लॉकेड हट चुका है गल्फ ऑफ ओमान पे, और लेकिन हॉर्मूज पे जो शिप जो फ्लो है वो वापस आ चुका है. उसका सबसे बड़ा इश्करण साइन ये है कि लॉयड्स ऑफ लंदन जो पूरा का पूरा जो इंश्योर करता है, मैरिटाइम इंश्योरेंस बनाता है, उसने स्ट्रेट को री इंश्योर करना शुरू कर दिया और उसने चब्स के साथ मिलके $400 मिलियन की एडिशनल इंश्योरेंस निकाली है हॉर्मूज शिपिंग के लिए, विच मीन द शिपिंग इज अबाउट टू द शिपिंग द फ्लो इन द स्ट्रेट इज कमिंग बैक, ठीक है. मतलब जो इन एवरेज 10-12 शिप्स दिन के जा रहे थे, अब वो 35-40 तक पहुंच रहे हैं, ठीक है. सो देयर इज एन अपटिक. इट इज फार लेस देन जो 2 वॉर से पहले था, जो 200 थे, लेकिन अभी भी मतलब इट इज स्टार्टिंग टू मूव अप. बट यहां पे इस MOU के तहत जो डिसाइड हुआ है, विच इज द मोस्ट रिवीलिंग पार्ट, कि ये जो शिपिंग चल रही है हॉर्मूज में, ये टेक्निकली IRGC के कोऑर्डिनेशन में चल रही है. मतलब IRGC इज डायरेक्टिंग द शिपिंग, ठीक है, कि आप यहां से निकलिए, इधर से घूम के जाइए, क्योंकि यहाँ माइन्स हो सकती हैं, यहाँ दिक्कत हो सकती है, ठीक है. अभी हमें डी माइन करना है स्ट्रेट को भी. हाँ बोलो. नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बोला. थोड़ा IRGC की कोऑर्डिनेशन में हो रही है कि बिकॉज दे आर इन अ सेंस गिविंग यू अ सेफ पैसेज. और इस वॉर से पहले सिस्टम ये था, इंटरनेशनल वाटर्स आर फ्री फॉर एवरीबॉडी, नो टैरिफ्स. अब ये जो पैसेज दे रहे हैं, डू यू फील एन एलिमेंट of this is in a sense a quasi permission to travel in international waters, and the quasi permission, yes, some not permission, can lead to some sort of fee at least by large private players. क्या उस दिशा में आपको ये बढ़ता हुआ संभावना देख रही है? और अगर ये हुआ तो वो तो US की बहुत करारी हार है. एग्जैक्टली, मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ. अब ये जो है स्ट्रेट के पैसेज से आपको दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं.
अब अभी यूएस का जो एमओयू है वो ये कहता है कि 60 दिन तक, 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द एमओयू, दैट इज 19th of June, जब ये वर्साइल्स में साइन हुआ था, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, वर्साइल्स, हाँ, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है, जहां पे जर्मनी को रेपरेशंस हुए थे। तो अब वर्साइल्स के पैलेस में जहां पे इन्होंने डिजिटली साइन किया, वहां से 60 दिन तक ईरान कोई फीस चार्ज नहीं करेगा। बट द नेक्स्ट क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर 60 days, Iran, Oman together will form a maritime coordination committee along in consultation with the other Gulf states for getting a framework for shipping in Hormuz and any maintenance charges as so desired. थोड़ा लीगल डाल दें यहाँ पे, क्योंकि इंटरप्रिटेशन है मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे तो आपने टोल टैक्स शुरू कर दिया। करेक्ट, ये यूएस खुद एक्सेप्ट करके गया है। I mean, this, but you imagine, और ऑलरेडी ओमान के कहते जिनीवा से लौटते हुए उनके स्पीकर गलीबाफ और उनके फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची, दे ट्रैवल टू मस्कट पे पूरी कॉन्फ्रेंस हुई। कल शाम को मस्कट की पूरी स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि हम हर शिप को जाने देंगे, किसी को नहीं रोकेंगे। हम दोनों नेशंस मिलके वी विल नॉट अलाउ शिपिंग, हम लोग अलाउ करेंगे, लेकिन कुछ उस ट्रेड को मेंटेन करने के लिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन फलाना ढिमकाना उसके नाम पे एक मेंटेनेंस चार्ज लगेगा, जो हम लोग एक मैरिटाइम अथॉरिटी के जरिए चार्ज करेंगे। देखो ओमान की तो लॉटरी निकल गई, लड़ाई किसी की, तबाही किसी की, ओमान बिकॉज कुछ तो देना पड़ेगा, तो उसकी तो लॉटरी निकल गई, ठीक है। बट इससे वर्ल्ड में क्या होगा ना रूप, अगर मैं सीरियस एंगल्स पे हूँ, पहला कि अगर यहाँ पे मेंटेनेंस है तो हर ऐसी जगह पे मेंटेनेंस चार्ज होना चाहिए। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है इश्करन, जैसे सुएज केनाल है, पैनामा केनाल है, वहां पे चार्जिंग होती है, बट यू मस्ट रिमेंबर दैट इज अ मैन मेड बॉडी, बनाया गया वो तो, बनाया गया, ठीक है। Strait of Hormuz is not a man-made body. It is a natural strait. It's far deeper. It's far bigger. It's a natural water body. But यहाँ दिक्कत है, ईरान कहता है मैं यूनक्लोज को मानता ही नहीं, मैं तो साइन ही नहीं कर रखा है। And then at the narrowest point of the strait, it is hardly 30 kilometers in gap, ठीक है, between two sides. And it is between the Iranian coast and it is between the Omanian coast. ओमान का जो exclave है वहाँ पे। अब as per the international law, 12 nautical miles from both sides is actually what you say your the territorial waters of each country. So अगर हम दोनों कंट्रीज को, वो दोनों कंट्रीज जो है ओमान और ईरान कहती हैं कि इस पे तो भाई 12 नॉटिकल माइल तक तो मेरा टेरिटोरियल क्लेम है, और अगर हम दोनों का टेरिटोरियल क्लेम मान ले तो पूरा हॉर्मुज कवर हो गया। So therein lies the problem. पूरी की पूरी प्रॉब्लम यहाँ फंस गई आके। दो इट इज इंटरनेशनल वाटर, यू कैन नॉट डू इट। एक तो वो बहुत छोटा है, ऊपर से दोनों स्टेट कह रहे मेरा भाई इंटरनेशनल, दैट्स अ लीगल कनंड्रम कि भाई ये तो मेरा टेरिटोरियल वाटर है, और एट द नैरोएस्ट पॉइंट माय टेरिटोरियल वाटर यू कैन नॉट बाईपास बिफोर कमिंग। बट ये वॉर से पहले तो नहीं हो रहा था और हिस्टोरिकली भी नहीं हुआ है, बिल्कुल। तो ये इसका क्या असर पड़ेगा, थोड़ा उस असर पे आइए आप। करेक्ट। देखो ये 40 साल तक तो जब से ये ईरानियन रिजीम आई है 79 है, ये लोग जो है ये इस चीज को नहीं कर रहे थे, ठीक है। बट अब इन्होंने किया, इसका असर ये पड़ता है इश्करन कि दिस टर्न्स ईरान इनटू अ आउटराइट रीजनल पावर, ठीक है। क्यों? क्योंकि एमिरेट्स, कतर, सऊदी, कुवैत, इराक, जिनके सिवा कोई और आउटलेट ही नहीं है। चलो सऊदी का तो फिर भी आउटलेट है यानबू का, यूएई का फुजैरा बाईपास पाइपलाइन है, ठीक है। कुवैत के पास कोई आउटलेट नहीं है,
इराक के पास कोई आउटलेट नहीं है, ठीक है, कतर के पास कोई आउटलेट नहीं है जो बहुत बड़ा गैस सप्लाई करता है, बहरीन के पास कोई नहीं है। इन सब स्टेट्स के लिए, इन सब कंट्रीज के लिए ये स्टेट लाइफलाइन है। नाउ दिस प्रोवाइड्स ईरान अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी, इट गिव्स देम लेवरेज कि वो कल को फ्यूचर में जब चाहे दोबारा इसे बंद कर सकता है। उसको 4 ड्रोन चलाने हैं, चार टैंकर्स को हिट करना और पूरी शिपिंग हॉल्ट पे आ जाएगी। दिस सेट्स अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट, और इसका टोटल जिम्मेवारी, इसकी टोटल जिम्मेवारी इस टाइम पे, अगर ईरानियंस तो है ही है, बट मैं आई वुड ब्लेम ऑन अमेरिका। आपको जब घुसना था, आपको सोच समझ के घुसना था। You should have thought about it by before getting into this and not realizing कि आप कर क्या रहे हो। आपने आज ईरान को एक रीजनल पावर में कन्वर्ट कर दिया है, जहां से एमिरेट, जहां से कतर, आपके एलाइज खुद उसको अब उससे बात कर रहे हैं, उसे पैसा देने को तैयार है। हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि यूएई ने पैसे भिजवाए थे, ईरान ने पैसे भिजवाए थे, बिकॉज दे आर नाउ विलिंग टू ट्रेड कि भैया वी कांट डिनाई ना कि हमारे बगल में एक नेबर है। ये रीजनल पावर थोड़ी ना, आप तो ये 5 साल बाद उसको वर्ल्ड पावर क्रिएट कर रहे हो। अगर सैंक्शंस हट गए और वो तेल बेच सकता है तो वैसे ही बहुत अमीर हो जाएगा। अनलाइक सऊदी अरेबिया, इसके पास एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल स्टेट है जो ना मानो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर होल्डिंग अ नेशन टुगेदर। उसके बाद इसके पास और वो प्री इस्लाम तो बहुत ही प्रॉस्परस सिविलाइजेशनल स्टेट थी एक टाइम पे, है ना। और उसके साथ अगर आप जोड़ दो कि जो डिफेंसिव फॉर्मेशन एज अ नेशन, वेरी डिफिकल्ट टू अटैक द नेशन। इतने सैंक्शंस के बाद नहीं कर पा रहे, 5 साल बाद क्या करोगे। और उसके ऊपर ऑयल मनी के साथ, बिकॉज आई वाज रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग डाटा बिफोर द रेवोल्यूशन जिसमें शाह को फेंका गया, इनका पर कैपिटा यूरोप से कंपीट कर रहा था। इनका पर कैपिटा इतना स्ट्रांग था कि जो पूरा गल्फ से तो ऊपर था ही था, बहुत ऊपर था। दुबई क्या था उस समय, अबू धाबी क्या था उस समय 1960s में, ये क्या था सऊदी अरेबिया 1960s में, और उससे बहुत ऊपर के साथ साथ एक प्रॉपर पावर थी। अगर आपने ये सब कर दिया तो आपने एक इजराइल का क्या होगा फिर। तो अब डिफरेंटली बोलूं तो इजराइल गलत नहीं है। आपने तो इजराइल को 5 साल नीचे, 5 साल बाद आपने, क्योंकि अपनी मानसिकता तो चेंज करेगा नहीं ईरान, 5 साल बाद आपने इजराइल के लिए बहुत बहुत बड़ी स्ट्रगल क्रिएट कर दी है। This is exactly what is the crux of जो मैं अब आगे आ रहा था आपसे बात करने के लिए, कि इन्होंने, ईरान इज नॉट अ कंट्री, इट इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट। मानो या ना मानो, उनमें पर्शियन कल्चर आज भी है, चाहे वो इस्लामिक पद्धति को फॉलो करते हैं, रूल को फॉलो करते हैं, बट उनके खाने पीने, रहने व्यवहार, उनका आर्किटेक्चर आज भी पर्शियन टच उसमें आपको दिखता है। सेकंड, इस कारण वहां पे आप ये जो ऑयल मनी फ्लो करेगा, $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन फंड, एंड वी मस्ट नॉट फॉरगेट Iran has one of the highest number of scientific graduates in the region. मतलब वहां पे लड़कियां भी साइंटिफिक ग्रेजुएट्स मतलब थी। It was at one time such a highly educated society, ऐसे आपने शाह के दौरान आपने जो अभी रेफरेंस दिया, जो उनकी प्रॉस्पेरिटी थी। It will not take much time for this country to revive back, and 5 to 7 years में कंट्री फिर दोबारा खड़ी हो जाएगी। और प्रॉब्लम ये है कि कुछ पैसा इसका IRGC के कंट्रोल के जरिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम में और बाकी टेक्नोलॉजी में भी जाएगा, और जो इनके ऑलरेडी रशिया चाइना में बैकअप है, एंड दिस क्रिएट्स अ बिगर प्रॉब्लम फॉर इजराइल, बिकॉज जो जिस चीज को इजराइल करने के लिए उतरा था इस वॉर में, वो तो मतलब उसके सामने तो ये और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। They wanted an Israeli state to be dismantled or degraded or the regime overthrown. So now you have the regime intact, you will have the money inflowing by oil money, unsanctioned oil money, you will have their society prospering, and when the society starts prospering, इनकी डिफेंस, इनकी सारी चीज वापस आनी चालू हो जाएगी, and within 5 to 7 years, 10 years, they'll be running up and high. और न्यूक्लियर एनरिचमेंट में बातचीत चल रही है, उसमें क्या है। तो ईरान का जो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू सी इज, यू आर गोइंग टू सी मल्टीपल पोल्स इमर्जिंग इन द मिडिल ईस्ट, एंड मिडिल ईस्ट में अब बहुत लंबा चौड़े कॉन्फ्लिक्ट की बीज बो दिए गए हैं। ये पहला बीज बोया गया है, ये शुरुआत है उसकी अब, ठीक है। एक पोल होगा इजराइल का, ज्यूइश स्टेट का, दूसरा पोल होगा ईरान का,
क्योंकि वो अब एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ा होगा विद द हॉर्मुज लेवरेज ऑलवेज एट इज कमांड। तीसरा पोल होगा आपका गल्फ स्टेट का, लेड बाय सऊदी अरेबिया, जो अपने आप को कस्टोडियन समझता है इस्लाम का उस टाइम पे, जो ड्यू टू द ग्रैंड मॉस्क एंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड चौथा पोल इस रीजन में होगा टर्की का, जो अपने आप को ऑटोमन सिविलाइजेशन का डिसेंडेंट स्टेट समझता है और कहता है कि मेरा वर्चस्व दोबारा इस रीजन पे कायम होना चाहिए। आई वॉज द वन हु रूल्ड, ठीक है, ऑल द वे ओवर दीज अरब स्टेट्स यूज्ड टू एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब ये चार पावर्स, ये चार धड़े, ये आपस में टकराएंगे रेगुलरली, एंड दिस विल लीड टू फ्रिक्शन, this will lead to constant battles, and this will lead to constant troubles, because कभी इजराइल टर्की के पीछे बोलेगा, कभी वो सीरिया में लड़ेगा, कभी वो शिया मिलिशियास के हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में लड़ेगा, लेबनान की लड़ाई अभी भी जारी है। सो एंड विच इज व्हाई अभी कोई परमानेंट सोल्यूशन कहाँ निकला है, अभी तो खाली डील की बात हो रही है, और ये डील अभी होनी है, ये एमओयू था, अब जो डील होगी इसके बाद। तो इजराइल के लिए आने वाले 3-4 महीने में ये डील क्या शेप लेती है विल डिसाइड अ लॉट, और इसकी वजह से प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बहुत जबरदस्त विरोध और किरकिरी वहां पे हो रही है टेल अवीव में, कि भाई आप तो वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ बोलो, सॉरी। You mentioned also last time कि चुनाव आ रहा है, चुनाव के अंदर ये बहुत असर पड़ने वाला है, पर इसमें ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रही हैं। आपने बोला अलग अलग एक्सेस बन रहे हैं, तो एक तो इजराइल एक्सेस है, दूसरा अब यूएई की बहुत प्रॉब्लम आई। मैं इसको थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ईरान ने इनवाइट किया है आपके अनुसार भारत को, पीएम तो ऑब्वियसली नहीं जाएंगे, बट भारत को एफएम भेजना चाहिए, और दूसरी तरफ इंडिया यूएई से हो रहा है, और ये भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इसके अंदर ईरान ये नहीं भूलना चाहिए कि क्या इस्लामिक वर्ल्ड में सुन्नी शिया डिवाइड है, ईरान का राइज का असर सुन्नी मुल्कों पे क्या पड़ने वाला है, चाहे वो सऊदी हो चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान तभी वहां आर्मी भेज रहा है, और यूएई सरप्राइजिंगली इंडिया के क्लोज आ रहा है। तो इसमें अब इंडिया का भी क्या रीजन में रोल देख रहे हैं, और क्या यूएस हेजेमनी का ये एक तरह से मिडिल ईस्ट से एंड होने वाला है? इट्स अ डिक्लाइन। यूएस का हेजेमनी मिडिल ईस्ट से जा रहा है, ठीक है। कारण उसका सबसे बड़ा ये है कि यूएस का जो ये हॉर्मुज मूवमेंट है, इसको मैं सुएज मूवमेंट बोलूंगा, जो इनका दो बार रिपीट हुआ। इनको सुएज क्राइसिस यूएस का रिपीट है, वो पहले डिस्कस हम कर चुके हैं, आई विल नॉट वांट टू गो। जैसे ब्रिटिश एम्पायर सुएज में कोलैप्स किया था, अमेरिकन एम्पायर हॉर्मुज में आके फंसा, यहाँ पर कोलैप्स पे। बट ओवर एंड अबव विश्वकरण, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये आ रही है कि अब अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज को लेकर सारे पावर्स they don't trust. If you are not able to defeat the asymmetric power of Iran, what will these Gulf countries think? Saudi Arabia अपनी बात करना चाहेगा वाया चाइना, यूएई अपनी बातचीत करना चाहेगा, जबकि यूएई इजराइल के साथ है कैंप पे, लेकिन वो फिर भी अपना स्ट्रेट का एक्सेस सिक्योर करने के लिए उससे बात करना चाहेगा। कतर ने ऑलरेडी बातचीत छेड़ दी है, कतर तो मीडिएट करवा रहा है ऑलरेडी टॉक्स जो चल रही है जिनीवा में इस टाइम पे, जो जिनीवा के बाद जो पूरी टॉक्स चल रही है। तो ये सारी कंट्रीज अपने, और एक हमने देखा कि टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, इनका एक अलायंस बन रहा था, एक क्वाड्रिलैटरल काइंड ऑफ एक सिक्योरिटी डायलॉग रियाद में शुरू हुआ वॉर के दौरान, जहां पर इन्होंने कहा कि वी मस्ट। अब ये क्यों बन रहा है? ये इसलिए बन रहा है क्योंकि उनको लगता है कि एक डोमिनेंट इजराइल एंड अग्रेसिव इजराइल इन फ्यूचर कुड बी अ प्रॉब्लम, कि अमेरिका खुद शायद शामिल नहीं होगा जंगों में, लेकिन वो इजराइल को बोलेगा तुम ये करते रहो, तुम लड़ते रहो। तो यहाँ पे जो केओस मचेगा उसको काउंटर करने के लिए ये पावर्स कर रही हैं। अब यहाँ पे अमेरिका में इजराइल के खिलाफ जो एक लॉबी खड़ी हो रही है, या इजराइल के खिलाफ जो एक सेंटिमेंट ग्रो कर रहा है, एंटी इजरायली सेंटिमेंट, कि भैया ये हमें एंडलेस वॉर में ले जाते हैं, ये सब चीजें करते हैं, पहले इराक में घुसाया फिर इसमें घुसाया, बस करो, हमें नहीं लड़ना है किसी और देश के लिए। जो मगा लॉबी है, जो अमेरिका फर्स्ट लॉबी है, जो एक एंटी इजराइल सेंटिमेंट लेके चल रही है, अब उसमें एक बहुत बड़ा डिवाइड है। आप देखो जेडी वैंस ने जैसे इजराइल को केटर किया, मैं इसको इंडिया के साथ लिंक अप कर रहा हूँ अल्टीमेटली। जेडी वैंस ने जैसे इजरायली कैबिनेट को एड्रेस किया और कहा कि you should not be I sometimes feel the kind of feeling the comments which are coming from the Israeli cabinet are these are unwarranted and all the stuff he said a lot about Prime Minister Netanyahu and Israel. Now
what is the response for Israeli government? The Israeli government, their politicians are saying, yes, US remains a steadfast ally, the biggest ally, but we cannot be over reliant on America for everything now. We need to diversify, which is why I believe, Ishkar, the biggest opportunity, because Israel today, due to its action in Lebanon, Gaza, and other places, is a bit isolated. Its ministers like Ben Gvir are sanctioned in Europe. It is facing flack in America. It is facing flack for Gaza. It is facing flack for Lebanon कि भैया तुम जो पीस होने नहीं दे रहे हो. बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं. इन दिस सिनारियो इजराइल के लिए जो एक कंट्री है जो स्केल प्रोवाइड करती है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करती है, जहां इजराइल के लिए हॉस्टिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, वो है इंडिया. And I would be and that is where I think the needle is moving towards. और टकर कार्लसन ने इसका हिंट आज से कुछ महीने पहले एक पॉडकास्ट में दिया था कि इजराइल विल नाउ बी मूविंग इट्स डिफेंस एंड टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग पार्टनरशिप अपार्ट फ्रॉम यूएस, क्योंकि पहले वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो वो इन्वेंट करता था कि इजराइल साइबर एस्पिनाज एंड यूनिट 8200, दे यूज्ड टू ओनली शेयर देयर प्रोप्राइटरी विद अमेरिका. नाउ they are agreeing to share those proprietary technologies with India, be it drone, be it cyber, be it radars, be it surveillance systems. Okay, and if that starts to flow a lot, I mean a lot, India ka jo MIC hai, that can have a revolutionary impact, because then jo technology yahan pe aayegi, you would have a robust, because they would want कि उनका क्रिटिकल आर्म सप्लाई खाली यूएस पे डिपेंड ना हो फ्यूचर मिडिल ईस्टर्न वॉर्स के लिए. दे वुड वांट कि वो इंडिया भी उनके लिए एक अल्टरनेटिव बैक एंड सप्लाई चेन बने उनकी इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए, ताकि इफ दे वांट टू गो इनटू अ वॉर विदाउट सप्लाइंग आवर फुट सोल्जर्स फॉर देयर आर्मी और फॉर देयर मिलिट्री, इफ वी कैन प्रोवाइड देम आर्म्स, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री वाइज, कि भैया मुझे ये ड्रोन चाहिए, मुझे ये मिसाइल चाहिए, मुझे ये वॉरफेयर सूट चाहिए. सो if they need constant supply, we are the ones who can provide them. We have got that defense industrial base, and you know, the big point, India is not a hostile geography for Israel. We are a very friendly country to them, unlike America. ठीक है, जहां पे आप शुरू हो गया है, हॉस्टिलिटी बढ़नी शुरू हो गई है. So that I believe will be the biggest change which is going to happen. और इस पूरे एक्सिस में अगर आप यूएई को ऐड कर दो, क्योंकि UAE comes with finance and tech, Israel comes with military, technology and surveillance. So this is going to be a deadly combination of Israel's defense capabilities and technology, UAE's capital and finance, and India's industrial base. So this three, I think ये जो पूरा axis है ना, ये बहुत हद तक redefine करेगा. This provides अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस बोथ. अपॉर्चुनिटी कि इंडिया को पूरा का बहुत बड़ा हाई टेक मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस को एक्सपोजर मिल सकता है. चैलेंज दैट व्हाइल वी agree to go, we may agree to supply Israel with all those kinds of weapons, technology and whatever they wish to desire, but we must not get sucked up with our soldiers and our men into their Middle Eastern wars. No, नवरूप, एक चैलेंज तो ये है जिसपे हमने जहां पे टॉपिक शुरू किया वहीं पे आ गया कि इंडिया ट्रूप्स नहीं भेजेगा अपने खर्चे पे, जो ट्रंप कह रहा है. जो ट्रंप के लिए नहीं करेंगे तो हम इजराइल के लिए क्यों करेंगे? तो वही सेम आ गई. और उस लैंड में तो अब 1500 साल से एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि वहां पे एक मेजर लड़ाई है. आप चाहे वो पहले क्रूसेड्स बोल लीजिए, चाहे उसको अब बोल लीजिए बिटवीन इजराइल एंड, और उनके वहां पे तो शिया सुन्नी भी, ईरान इराक वॉर भी हम भूल गए कि 8 साल चली थी. तो वो उनके वहां पे वो तो उस वॉर में घुसना तो बेड़ा गर्क होगा. अगर भारत कभी भी वहां घुस गया और कोई भी सरकार घुस गई तो बेड़ा गर्क होगा. बट क्योंकि उसका फिर इंडिया में भी एक शिया सुन्नी भी इम्पैक्ट है, वो पूरी एक अलग ही सरदर्दी है. तो वो अलग ही सरदर्दी है दूसरा. तो इसलिए मैं उसमें ज्यादा नहीं जा रहा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो रियलिस्टिकली कोई भी सरकार भेजेगी. बट मैं इसके लिए जाना चाह रहा हूँ दूसरा जो चैलेंज आपने बोला, उसमें एक चैलेंज और भी है
कि यूएस की इन्फ्लुएंस एरिया से हट रही है तो उसमें भारत का है, बट एक दूसरा प्लेयर जो इस एरिया में मूविंग करने की कोशिश करेगा, वो दो ही प्लेयर हैं वर्ल्ड में जो कर सकते हैं, चाइना एंड रशिया, इफ यूएस इन्फ्लुएंस गोज आउट, और तीसरा प्लेयर है इंडिया। तो डू यू फेयर दैट चाइना गेटिंग एक्सेस और इजराइल कुड शिफ्ट टुवर्ड्स द चाइनीज डायरेक्शन ऑल्सो? यूएई में तो चाइनीज इन्फ्लुएंस वो भी अपना कोशिश करते ही रहते हैं, तो हाउ सिग्निफिकेंटली डू यू सी द चाइना रिस्क? एंड सेकेंड एस्पेक्ट, दैट डू यू फील कि इतनी मल्टीपोलैरिटी हो रही है कि चाइना इफ इट इज विद ईरान इट कैन नॉट बी विद इजराइल, इट कैन नॉट बी विद, तो वो मल्टीपोलैरिटी में जहां पे इंडिया का कोई ऐसे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट तो है, स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं है, वो अलायंस बाय डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ व्हाट ट्रम्प हैज डन बनेगा ही बनेगा। हाउ डू यू एनालाइज दैट? अब यहाँ पे ना इस कारण आई बिलीव अल्टीमेटली वी आर हेडिंग फॉर अ क्लास ऑफ सिविलाइजेशन काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, थोड़ा सा उसको पर्सपेक्टिव दे देता हूं मैं। यहां पे हो क्या रहा है कि यू हैव, आई बिलीव चाइना is not going to be, or Israel is not going to side with China, rather Israel is going to prefer India as a neutral power, ठीक है, which is not in the Islamist camp or technically. China on the other hand is allied with Pakistan, it is allied with Iran, it is an alliance with North Korea, it is aligned with all those kind of powers जिसमें Israel जो है घुसना भी नहीं चाहेगा, ठीक है, given how small the scope is. And let's not forget, even if America withdraws from Middle East to a great extent, but Israel के साथ वो तब भी डिफेंस के लिए रहेगा, ये बात नहीं है, वो उसकी इजराइल के डिफेंस पे वो हमेशा उतरेगा, ठीक है। सो दैट इज द गिवन, ये है। लेकिन मेरे को इस पे विश्करण सबसे बड़ी चीज ये लगती है कि ईरान की राइज के पीछे सबसे बड़ा बेनिफैक्टर चाइना होगा, ठीक है, उसके बाद कुछ हद तक रशिया होगा, राइट। अब आई बिलीव Israel will invite, Israel will want Russia back in Syria to some extent, ताकि वहां पे जो सुन्नी गवर्नमेंट है अहमद अल शरा की, जो टर्किश मिलिशिया की जो गवर्नमेंट बैठी हुई है इस टाइम पे, उसको एक बैलेंसिंग की जा सके, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। बिकॉज अगर रशिया के बेसिस वापस आ जाते हैं, रशिया वापस आ जाता है मिडिल ईस्टर्न शोर लाइन पे, सो देन इजराइल, टेल अवीव एंड मॉस्को कैन कोऑर्डिनेट, क्योंकि नेतन्याहू के बहुत क्लोज थे व्लादिमीर पुतिन, सो दे कैन स्टिल कोऑर्डिनेट टू डू सम मंकी बैलेंसिंग ओवर देयर व्हेन इट कम्स टू द टर्किश हेजिमोनिस्टिक ड्रीम्स, ठीक है। एट द सेम टाइम आप सऊदी अरेबिया को लो, सऊदी अरेबिया डॉलर में तो ट्रेड कर रहा है ऑयल का, लेकिन युआन में भी बेच रहा है, ठीक है, तेल। ये उन्होंने जब 2024-25 में जब ये पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट जब एक्सपायर हुआ तो उन्होंने उसको रिन्यू नहीं किया। उन्होंने बोला वी विल अबाइड बाय द कमिटमेंट ऑफ द पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट 50 साल का, लेकिन हम बाकी करेंसीज में भी बेचेंगे। अलाउ हो गया, बेच दिया। तो इफ सऊदी अरेबिया के अंदर अरामको के साथ बीजिंग की साइनोपेक कंपनी अगर रिफाइनरी पे काम कर रही है और चाइना के कहने पे हुथीज ने एक भी मिसाइल उस रिफाइनरी पे नहीं मारी, ठीक है, यमन से अपने, मतलब आप ये सोच लो कि ये, और इट वाज सऊदी अरेबिया हु प्रेस्ड चाइना कि प्लीज पाकिस्तान को बीच में लाओ और ये मामला सुलझाओ। तो इनको मीडिएटर को लाने वाला, पाकिस्तान को एज अ ब्रोकर लाने वाला ये था, ये सऊदी अरेबिया था। फिर यूएस ने कतर को घुसाया, जेडी वांस ने कतर को घुसाया एज अ मीडिएटर, एज अ काउंटर बैलेंस, बिकॉज इजराइल वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद पाकिस्तान एज द सोल इंटरलॉक्यूटर, क्योंकि पाकिस्तान वो चीज डिलीवर नहीं कर पा रहा था जो कतरीज डिलीवर कर रहे थे। तो ये जो गेम है, आई बिलीव दिस इज गोइंग टू शेप अप इन
a transnational ideological alliance of communist powers and the Islamist powers. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, क्योंकि जो ट्रंप ने कर दिया है उसके, जैसे आप बोल रहे हो, हर दो देशों के अलग पैरामीटर्स हैं, क्लोज वॉच रखनी पड़ेगी टू सी के सैंड्स, जो शिफ्टिंग सैंड्स हैं, वो किस तरफ जाके रुकते हैं, बिकॉज प्लेयर्स बहुत सारे हो गए हैं, मार्केट ओपन हो गई है और जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग बहुत रैपिडली चेंज होगी इस पूरे रीजन में. थैंक यू नवरूप फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड covering all these and including जो ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी या इंडिया को जिस तरह सोच रहा है, जो मेरे हिसाब से न्यूयॉर्क टाइम्स के जो एडिटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके हवाले से आ रहा है. तो बहुत इंटरेस्टिंग है किस तरह व्हाइट हाउस के अंदर भारत को लेके माइंडसेट चल रहा है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. My pleasure.